जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ अभी चैनल पे। यह है बिहार स्पेशल क्लास 3, जिसमें हम देखेंगे किताब में दिए गए सभी प्रश्न, उनके उत्तर, साथ ही किताब में दी गई असली व्याख्या। दोस्तों, वो भी बिना किसी हाइडिंग के, सीधा आपकी स्क्रीन पे। व्याख्या भी स्क्रीन के नीचे आपको साफ साफ दिखाई देगी, ताकि आपका रिविजन, समझ दोनों मजबूत हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सिर्फ टारगेट विथ अभी पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 61। जुलाई 2019 में बिहार के महाप्रसारिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो वह जिला था आपका कैमूर। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। जुलाई 2019 में बिहार के महाप्रसारिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया कि बिहार की एक महाप्रसारिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। बिहार की महाप्रसारिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? तो किसने किया था? 1931 में जो पार्टी बनी थी आपकी बिहार समाजवादी पार्टी, तो उसका गठन आपके फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संस्कृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया था। कौन कौन थे आपके? गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संस्कृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा। ये सभी नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न में इनमें से कोई भी आपको नाम 2 या 3 या दिया हो तो आप उत्तर दे सकें कि प्रश्न का उत्तर कोई विकल्प 1 होगा या 1 से अधिक होगा। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। प्रश्न संख्या 63। वर्ष 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। कौन सचिव थे इसके? तो आपके जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, जो आपके 1931 में बनी थी। चलिए अब देखते हैं इसकी व्याख्या। वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। व्याख्या सिर्फ आपको इतना इसमें देखने को मिलेगा। चलिए प्रश्न संख्या 64। जयप्रकाश नारायण कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो उनको दी गई थी आपकी लोकनायक। इस प्रश्न का उत्तर आपका बी सही है। अब व्याख्या देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसाफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून को 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। चलिए, तो ये प्रश्न याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट, कि इनको मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। व्याख्या को ध्यान से सुनिएगा, जो भी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं उसको नोट करते चलिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 65। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को उन्होंने पाकिस्तान का जन्मदाता माना था। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी। पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार वो मानते थे कि भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव यानी कि अलग अलग इकाइयों द्वारा विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी थी, और अलग निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था?
तो इस प्रश्न का उत्तर आपका आयोग ने डी माना है, लेकिन इस बुक में जो व्याख्या दी गई है उसके अनुसार इसका उत्तर सी होना चाहिए। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। जो गांधी मैदान है आपकी बिहार में पटना जिले में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पहले इसका नाम पटना लॉन था। 1948 के पहले इसका नाम पटना लॉन था और चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में हुई थी। यह स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा वर्ष 2013 में स्थापित की गई थी। 70 मीटर प्रतिमा कब स्थापित की गई थी? महात्मा गांधी के 2013 में। ज्ञात है कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद, जब इनकी मृत्यु हो गई, कब इनकी मृत्यु हुई थी? 30 जनवरी 1948। इनकी मृत्यु के बाद जो इसका नाम था पटना लॉन, इसका नाम बदलकर आपका गांधी मैदान किया गया था। गांधी मैदान किया गया था। तो अतः इस प्रश्न का उत्तर आपका सी होना चाहिए, पर आयोग ने इसका उत्तर डी माना था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु आपकी आनंद पांडे थे, यानी विकल्प डी इसमें आपका सही है। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 का नेतृत्व किया था, यानी कि 1899 से लेकर 1900 का नेतृत्व किया था। उनका जन्म 1875 ईस्वी में उलिहातू गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। उनकी शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई थी? चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारक से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गए, किंतु उनकी आत्मपिपासा शांत न हुई। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगे। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुए थे। वे आपके हिंदू धर्म से भी अत्यधिक प्रभावित हुए थे और 1895 ईस्वी में उन्होंने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर उन्होंने बोगो यानी कि देवी देवता की जगह सिंह बोगा, क्या है? सिंह बोगा यानी कि एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। किन्हें? मुंडा को। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 जनवरी 1900 को बिरसा को पकड़ लिया गया। कब पकड़ा गया था? 3 जनवरी 1900 को उन्हें पकड़ लिया गया था। ये डेट आप याद रखिएगा, क्योंकि बार बार इससे प्रश्न बन चुके हैं। पकड़ लिया गया था और जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए, इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप नोट करते चलिएगा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। इनको सोते हुए कब पकड़ा गया था बताइए? बिरसा मुंडा को सोते हुए 3 जनवरी 1990 को इनको पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर यानी कि सिंहभूम के जाम कोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया और जून 1900 यानी कि जून में सन 1900 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कब उनकी मृत्यु हुई थी? जून 1900 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कब पकड़ा गया था उनको? 3 फरवरी 1900 में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1856 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। वह जगह आपका कौन था? तो वह जगह भागलपुर राजमहल यानी कि 20 में आपका सही है। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। उनकी मुख्य शिकायत भद्रलोक अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से थी जो उनके इलाकों में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। कौन? जो संभ्रांत थे, यानी कि जो भद्रलोक अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन सभी संभ्रांत लोगों से थी जो उनके इलाके में आकर बस गए थे और उनका शोषण और दोहन कर रहे थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हें भद्रलोक का पक्ष लेते थे। जो अंग्रेज थे इन्हीं भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को दिक कहते थे। जो आदिवासी थे, जो उनके शोषक थे, उनको दिक कहते थे। ये भी नाम याद रखेगा। और 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू भाइयों के नेतृत्व में
1855 में जो आपके थे सिद्धू और कान्हू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की और विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप से धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर, कहाँ पे? भागलपुर और राजमहल के बीच, ये जगह भागलपुर और राजमहल, याद रखिएगा कि भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया और उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। चलिए, ये संपूर्ण आपकी व्याख्या को अब ध्यान से सुनते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि व्याख्या से ही काफी प्रश्न आपके बनते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया, यानी कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? चलिए बताइए, का कौन सा क्रम सही है? तो आपका विकल्प बी, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, 20 में आपका सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर, आपका देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी अस्थल सेना के 5वीं इरेगुलर कैवलरी की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इसी टुकड़ी में विद्रोह किया था और पटना में 3 जुलाई, आपको डेट याद रखिएगा, पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। उसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा जुलाई 1857 में कुंवर सिंह ने आरा से जगदीशपुर से विद्रोह किया। जो कुंवर सिंह थे आपके आरा जिला यानी कि जगदीशपुर से उन्होंने विद्रोह किया। अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इनको किया गया था आपका 1733 में। अलवर्दी के बारे में देख लेते हैं। बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में अलवर्दी खां को बिहार का नवाब सूबेदार यानी कि डिप्टी गवर्नर बनाया। बंगाल के नवाब सरफराज के समय बिहार के नायब सूबेदार अलवर्दी खान ने विद्रोह कर दिया और सरफराज खां को गिरिया के युद्ध, कौन सा युद्ध? गिरिया के युद्ध, जो कि 1740 ईस्वी में मार डाला और 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। कब बना आपका? 1740 में अलवर्दी खां बंगाल का आपका नवाब बन गया। तो डेट याद रखिएगा 1733 1740। चलिए, प्रश्न आपका था 1700, इसका जो सही जवाब था 1733। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो वे थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। विकल्प इसमें आपका सही है। चलिए देखते हैं व्याख्या काफी लंबी हो, फिर भी हम व्याख्या को पूरी तरह से आपको पढ़ के बता रहे हैं। आप व्याख्या को स्किप मत करिएगा, क्योंकि व्याख्या काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए फटाफट व्याख्या को पढ़ते हैं, सुनिए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने महेश नारायण नंद, किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। कौन थे? आपके महेश नारायण या बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग की। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात, किसके देहांत के पश्चात? महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए। जब इनकी मृत्यु हो गई तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इस आंदोलन को संभाला। ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, मजरूल हक, हसन इमाम डॉक्टर सिन्हा के साथ यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा के साथ हो गए और वर्ष 1908-9 में बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार के पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित जो आयोजित शाही दरबार हुआ था, उसमें इसको स्वीकार किया गया। और 1 अप्रैल 1912, ये डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1912, 22 मार्च 1912
को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर बिहार और उड़ीसा प्रांत का उदय हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। और भारत शासन अधिनियम ये पूछता है कि किस अधिनियम के तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग आपका नया राज्य बनाया गया। देखिए, इस जो व्याख्या दिया हुआ है, इस व्याख्या में आपके 5 से 6 प्रश्न बनने की संभावना बनती है। ये अधिनियम पूछता है, ये डेट आप याद रखिएगा, कब घोषित किया गया, जो दरबार लगा था कहाँ लगा था, किस डेट को, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? कब हुआ था? तो 1912 में। इसके पहले जो हमने व्याख्या देखा उसमें आपका विस्तार से उसमें दिया हुआ था, तो कब? 1912 में। चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं। अप्रैल 1912 में बिहार औपचारिक तौर पर बृहत्तर बंगाल से अलग हुआ। कब अलग हुआ था? अप्रैल 1912 में बिहार से औपचारिक तौर पर बृहत्तर बंगाल से, यानी कि बंगाल से आपका अलग हुआ था। 1930 और 1932 में बारही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया? तो वो जिला कौन सा था? आपका मुंगेर। देखिए, ये प्रश्न आपका 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। वर्ष 1930 और 1932 के मध्य बारही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। वही दिया हुआ है, कब? 1930 और 1932 के मध्य बारही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। ये अगला प्रश्न है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वे थे आपके राहुल संस्कृत्यायन। विकल्प ए इसमें आपका सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संस्कृत्यायन ने किया था। कब किया था? 1939 में। कौन सा सत्याग्रह? अंबारी सत्याग्रह। प्रश्न में नाम थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट हो गया है, अंबारी सत्याग्रह। चलिए, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो 1928 में। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। यह प्रश्न आपका बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर में आपका 2023 में पूछा गया था। देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर ज्ञान साह के आदेश से वर्ष 1928 में कहाँ पे? मोतिहारी, जो कि आपकी पूर्वी चंपारण में बिहार यूथ लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? मोतिहारी में। और कब? 1928 में। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में से हाथों रह गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका प्रधान जाति के हिंदू, यानी विकल्प सी इसमें आपका सही है। कि वर्ष 1950 में बिहार सरकार द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संस्तुति प्रदान की। वर्ष 1954 तथा वर्ष 1959 में। कब 1954 तथा 1959 में इसमें संशोधन किया गया। लेकिन इस अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी कि जिसके तहत वे घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकते थे। इसमें संशोधन किया गया, जिसमें आपका दिया गया था कि घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, ये सभी उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकते थे। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण जमीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो आपकी पटना की। कहाँ की थी? पटना की। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं में आपकी जो सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी तथा राधिका देवी प्रमुख थी। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। कहाँ की थी ये? पटना की। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये एक समाजवादी थे। नरसिंह नारायण सिंह एक समाजवादी थे आपके। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी देवी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया
और कीजिए और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो ये राम प्यारी देवी थी, जो पटना में जो सभा हुआ था, जो पटना के बांकीपुर में, वहां पे उन्होंने संबोधित किया और लोगों से जो सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए आह्वान किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता, ये प्रश्न काफी आपके महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न बार बार आपके रिपीट होते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा को, किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। बिहार के बंगाल के पृथकीकरण आंदोलन की वे आत्मा थे। क्या थे? आत्मा थे, ये भी याद रखिएगा। और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल है। किसका गठन का? बिहार और उड़ीसा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे केवल 2 दिन के लिए शायद, और इनकी मृत्यु के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो संविधान सभा का पहली बैठक काफी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्षता में हुई थी। इसके अतिरिक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण को भी आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को भी कहा जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कि आधुनिक बिहार का निर्माता आपके सच्चिदानंद सिन्हा और किसे कहा जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण को कहा जाता है। दोनों नाम आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राजनीतिज्ञ परिदृश्य से, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो देखिए, ये प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3 ये पूछा गया था जुलाई 2024 में। और कौन थे? वे थे आपके राय बहादुर सतीश चंद्र। विकल्प ए में आपका सही है। चलिए देखिए व्याख्या। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद में 29 सदस्य थे। कितने सदस्य? 29 सदस्य थे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ को मनोनीत भी किया जाता था। देखिए 29 सदस्य थे और सदस्यों को जो चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ लोगों को मनोनीत भी किया जाता था। बाद में राजीव रंजन सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। चलिए देखिए, तो बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ था? 10 मई और 21 मई। तो यही इसका आपका विकल्प 20 में भी आपका सही है। चलिए देखिए ये प्रश्न 2008 में पूछा गया था, तो काफी पुराना ये प्रश्न है। देखिए 10 मई 2004 को चुनाव आयोग ने 26 अप्रैल 2004 को छपरा में लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र न मानते हुए रद्द कर दिया था। 10 मई 2024 तथा 21 मई 2004 को पुनः मतदान का आदेश दिया। देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 10 मई 2004 तथा 21 मई 2004 को मतदान का आदेश दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 5। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो कब किया था? 25 सितंबर 2020। बिहार के अंतिम विधानसभा चुनाव में किस राष्ट्रीय राजनीतिकी दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए? तो वो था आपका भाजपा। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण चुनाव कब हुआ था? तो आपका 93 सीटों के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है कि 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि सही है? तो कौन सी सही है? तो विकल्प सी में आपका सही है। बिहार में राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वे हुए थे आपके 11वीं लोकसभा के लिए। कब हुए थे? आपके 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों में कुल संख्या थी, कितनी थी? तो 55। यह प्रश्न आपका उस समय करंट अफेयर से बना होगा, जो कि अब यह प्रश्न बनने की उम्मीद थोड़ी कम दिखती है, तो इसकी व्याख्या नहीं पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को स्किप करते हैं। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो स्वतंत्रता से पहले बिहार का राज्यपाल आपके जयराम दास दौलत राम दास थे। यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जयराम दास दौलत राम थे। देखिए ये प्रश्न आपका
2020 में पूछा गया था। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल आपके जयराम दास दौलत राम दास थे, जिनका कार्यकाल आपका 15 अगस्त 1947 से लेके 11 जनवरी 1948 तक था। इसके तत्पश्चात माधव श्रीहरि अड़े 12 जनवरी 1948 से लेके 14 जून 1952 तक बिहार के द्वितीय राज्यपाल आपके थे। पहले कौन? स्वतंत्रता के पहले आपके जयराम दास दौलत राम थे, और उसके बाद आपके दूसरे जो बने थे कौन, जिनका नाम है माधव श्रीहरि अड़े। चलिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो 5। इसका उत्तर क्या है? 5। देखिए, प्रश्न आपको 1996 में पूछा गया था। बिहार विधानसभा परिषद पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में। तो ये प्रश्न आपके बनने की संभावना बन सकती है, क्योंकि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी आपकी? तो 1913 में। देखिए, बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को पाकीपुर में हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य थे। 21 निर्वाचित सदस्य एवं 19 मनोनीत सदस्य रखे गए थे 1912 में आपका। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा। 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम आपके निर्वाचित सदस्य सभापति कौन थे आपके? तो राजीव रंजन सिन्हा। देखिए, ये प्रश्न आपको 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था री एग्जाम में, तो प्रश्न आपके काफी महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले TRE 4 के लिए। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानमंडल को द्विसदनीय बनाते हुए इसके उच्च सदन के रूप में बिहार विधान परिषद का सृजन किया गया। इसके प्रथम निर्वाचित सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद थे। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो कौन है? वह है रांची। काफी 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग कर नया राज्य, जो कि 28वां राज्य झारखंड बना था। कब? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग किया। इसकी राजधानी उस समय रांची बनाई गई। रांची सन 2000 में झारखंड के अलग होने तक बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो कब किया गया था? तो सन 2000 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो किसने इसका नेतृत्व किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। विकल्प ए इसमें आपका सही है। चलिए, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में। चलिए, अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो कब हुआ था? 1936 में। याद है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936 में। भी प्रश्न आपके रिपीटेड है। देखिए, 67वीं बीपीएससी में आपका पूछा गया था एग्जाम में 2022 में। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो आपके बिहार और उड़ीसा से त्यागपत्र उन्होंने दिया था। चलिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वे वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने के वाले प्रथम भारतीय थे। वे वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद पर प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कब दिया था? 1921 में। 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का 4 मार्च 1928 की, और जन्म कब हुआ था? 24 मार्च 1863। चलिए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय पहले गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। विकल्प ए इसमें आपका सही है। भारतीय आपके प्रथम गवर्नर भी याद कर लीजिएगा, और आजाद होने के पहले कौन आपके राज्यपाल बने थे वो भी आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था बिहार स्पेशल का तीसरा भाग। अब आपको पूरे चैप्टर की बेहतर समझ हो गई होगी। और अगर आप पहले पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब बिहार स्पेशल के अगले पार्ट में, यानी कि भाग 4 में। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। चलिए।